तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन फिर से पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कुछ अम्लों के बारे में अपन देखा था, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म देखे थे अपन ने, अम्ल की संकल्पनाएं देखी थी, पीएच में क्या मान आते हैं उसके, और क्षार के बारे में अपन ने बहुत कुछ जान लिया था। अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास को। आज अपन पढ़ेंगे कुछ क्षारों के नाम तो मैंने नेक्स्ट क्लास में बताए थे आपको। और आज अपन स्टार्ट करते हैं सूचकों से। सूचक क्या होते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट टॉपिक वही है सूचक। सूचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित या कृत्रिम सूचक, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। सूचक वो चीज होती है जो आपको बताती है कि इसमें अम्ल है या क्षार है। किसी पदार्थ के अंदर मान लो अम्ल है तो आपको चेक करना है ना उसको, तो उसको अपन इंडिकेट करते हैं। इसीलिए सूचक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स के बारे में आपको मोटे मोटे तत्व पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचकों में प्रकृति से मिलते हैं, जैसे नेचर में मिल जाते हैं अपने को। और एक होते हैं गंधीय सूचक जो आपको सूंघ के पता लगाने होते हैं, और एक होता है आपका कृत्रिम सूचक जो हमने बनाए हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सूचकों से। सूचक क्या होते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं सूचक के बारे में। सूचक सूचक क्या होते हैं, अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता बताने वाले, उपस्थिति का पता बताने वाले पदार्थ। ये हमें कुछ प्रकृति में मिल जाते हैं, कुछ हमें बनाने पड़े इनको क्योंकि हमारी आवश्यकता थी। क्योंकि बहुत सारे अम्ल व क्षार जो होते हैं वो सीधे प्रकृति से मिलने वाले इंडिकेटर से पता लगाना उनके लिए आसान नहीं है। बहुत बार मिक्सअप हो जाता है या पता ही नहीं लगता है इसमें अम्ल है या नहीं है, किसमें होता है अम्ल। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ बनाए थे। तो मेनली सूचक 3 प्रकार से बढ़ते हैं अपन। सूचक कितने प्रकार के होते हैं मेनली? सूचक, ठीक है, सूचक को मैं 3 भागों में बांट देता हूं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं आपके, उनको अपन अलग अलग पढ़ लेंगे। पहले होते हैं प्राकृतिक सूचक। कौन से? प्राकृतिक सूचक। दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक। और तीसरे क्या होते हैं आपके? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक सूचक का अर्थ होता है जो हमें सीधे किससे मिल जाते हैं? प्रकृति से मिल जाते हैं। जो हमें प्रकृति से सीधे मिले हुए हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। एक दो उदाहरण आपको याद रखने इनके, मैं लिखवाता हूं। वे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचकों के रूप में हमें किन्हीं 2 सूचकों के नाम याद रखने, सभी मेरे को एग्जाम्पल अपन याद रखिए। एग्जाम में सीधा पूछता है, सवाल बनता है कि संश्लेषित सूचक, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। आपको पता है या नहीं सूचक क्या है क्या नहीं, बस उदाहरण याद रखेगा तो आपकी 1 नंबर पता है। अब देख लो उदाहरण क्या होते, जैसे लाल पत्ता गोभी, एक होता है लिटमस। लिटमस तो आपको पता ही है ना, मैंने बताया था आपको। लीचेन से, तो लीचेन नाम का पौधा होता है, उससे मिलता है अपने को, ठीक है ना। 2 इसके हो गए। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो मानव द्वारा बनाए गए, क्या है? जो मानव द्वारा
बनाए जाते हैं। वे सूचक जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उनको अपन बोलते हैं कृत्रिम सूचक। और कृत्रिम सूचक अपने संख्या में दो होते हैं अपने पास में, हम दोनों के ही नाम याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। पहला होता है मेथिल ऑरेंज, दूसरा होता है आपके फिनोप्थलीन। पहला क्या होता है इसमें, जैसे पहला होता है मेथिल ऑरेंज, और दूसरा होता है आपका फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन, ठीक है, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसके जगह आपको नया शब्द मिल सकता है कृत्रिम, मानव निर्मित या संश्लेषित। तीनों का ही मतलब एक ही होता है, मानव द्वारा बने हुए, हमारे द्वारा बनाए गए। प्रकृति में हमें सीधे वो नहीं मिलते, ठीक है। थर्ड है अपने गंधीय सूचक। वे सूचक जो गंध से पहचाने जाते हैं, जो गंध से पहचाने जाते हैं, यानी कि जिनको हम गंध द्वारा ही सील करके पता लगा देते हैं कि इसमें ये सूचक है, वो उस प्रकार से पहचाने जाते हैं। इसमें तो दो याद रखने हैं आपको एग्जांपल्स के रूप में, जैसे पहला क्या है, वेनिला का रस, वेनिला का रस। और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, दूसरा होता है आपके कटे हुए प्याज। एक बार क्वेश्चन आया था, इस प्याज में एक क्वेश्चन आया था, प्याज में क्या था, उसमें पूछा था कि कटे हुए प्याज में कौन सा सूचक पाया जाता है। तो ऑप्शन में दिया, आपको ऑप्शन मिलता है उसके अंदर कि भाई प्राकृतिक कृत्रिम या गंदी है। तो उस समय बच्चों को समझ में नहीं आया, गंदी कोई पढ़ाता नहीं है, गंदी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इतना काम का नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन इतने से आ गया तो आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्या है, कटे हुए प्याज, ये आता है। वेनिला का रस तो याद रहता है, ठीक है ना, उसको याद नहीं रखते। तो ये थे आपके सूचक, सूचकों को उतार लो, फिर मैं आपको अम्ल व क्षार में अंतर बताता हूँ, ठीक है। एक साथ अपन एक चार्ट में पढ़ेंगे तो याद रहेगा, एग्जाम में किसी भी पूछते कि अम्ल व क्षार में तुम चार अंतरों को परिभाषित कीजिए, ठीक है, लिखिए, बताइए, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। बता लिया होगा। अम्ल व क्षार में अंतर, टॉपिक क्या है आपका, अपन टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे ताकि आपको इतना लेंथी ना लगे, ठीक है ना। अम्ल व क्षार में अंतर, अंतर बताएं। सीधा यही क्वेश्चन बनता है, सीधा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है, और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास है नहीं, अगर आपको अम्ल क्षार के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है। मैं आपको चार्ट बना के बताता हूँ कैसे है उसके बारे में। जैसे इसमें से कुछ शेप लेते हैं, जैसे इसमें कोई शेप अच्छी वाली ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे बनेगी, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक और देखिए कुछ करते हैं, ठीक है। एक तरफ में लिखता हूं अम्ल, इसमें कुछ ऐड करते हैं अच्छा सा, इसे टेक्स्ट एआई कर लेते हैं इसमें। अम्ल, ये क्या आ गया, ठीक है, इसमें लिखो आप अम्ल, ठीक है, टेक्स्ट एआई से ही लिखता हूं मैं अम्ल, इससे नहीं लिखा जा रहा है, थोड़ा अपनी इजी से लिखते हो वापस, ठीक है। अम्ल व क्षार
चार अंतर लिखने। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में ये खट्टे मालूम पड़ते हैं, खट्टे होते। जबकि ये स्वाद में क्या होते हैं? चार स्वाद में क्या होते हैं? ये कड़वे। आपको देखना है, थोड़ा सा पतला कर देता हूं इसके, इनको ज्यादा मोटा आ रहा है ये। सेकंड क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं ना आपके जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं। मैंने कहा था आपको अरेनियस की संकल्पना काम आती है, याद रखिए कि अरेनियस ने कहा था कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं। जबकि क्षार जलीय विलयन क्या करते? क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और कौन सा देते? OH- आयन देते हैं। ठीक है। थर्ड एक जो मैं आपको बताई नहीं थी, याद रखनी है, अम्ल जो होती है उसकी विलायक क्षमता उच्च होती है, यानी कि ये विलय होने में काफी जल्दी आसानी रहती है, इसके अंदर काफी आसानी से क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। इसलिए इसकी विलायक क्षमता क्या होती है? उच्च होती है क्षार की तुलना में। अम्ल की विलायक क्षमता उच्च होती है, जबकि क्षार की विलायक क्षमता क्या होती है? निम्न होती है। क्षार की विलायक क्षमता क्या होती है? निम्न होती है। अब देखो आगे, फिर उसके बाद में आप लिटमस के बारे में लिख सकते हैं। लिटमस क्या होते हैं? लिटमस का रंग बदलता है ना, ये अम्ल लिटमस जो होता है उसको कैसे बदलता है? अनिल से, याद रखा था अपन अनिल से कि ऐसे अम्ल नीले रंग के लिटमस को लाल में बदल देता है। क्या करता है ये नीले लिटमस को चेंज करता है किसमें? लाल में। जबकि यह करता है उल्टा इसका, ये लाल लिटमस को चेंज करता है नीले में। अंत में आप आशा बता सकते हो, कोई भी इनके एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल क्या होंगे इनके? जैसे HCl, H2SO4 और बहुत सारे एग्जाम्पल थे आपके, HNO3 वगैरह जो भी आपको मिलता है, अच्छा वो याद रहेगी। इसमें एग्जाम्पल क्या है इसके? NaOH, KOH, MgO, CaO, ये सारे ही क्या है इसके एग्जाम्पल होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही काम की कहानी है कि इसमें से क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपके अंतर बोध लेगा उसका, और आपको ये बहुत इजी पड़ेगा याद रखने को। ठीक है ना, याद रखने के लिए कहानी इजी होती है। इसके बदले आपको अगर वो नोट्स टाइप में लिखा हो, पॉइंट टू पॉइंट भी कम याद होते हैं, कहानी को देखते याद रहती है अपने को। ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लो। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ अपन ने प्रबल अम्लों और प्रबल क्षारों के बारे में देखा था। आज अपन एक जो काम की चीज है वो मैं आपको स्किप कर दी थी, मैं याद नहीं आई थी उस समय, क्योंकि अपन प्रबल पढ़ रहे थे, मैंने दुर्बल का नाम ही लिया, क्योंकि दुर्बल अम्ल भी होती है। क्योंकि प्रबल अम्ल जो होगी वो हमारे खाने पीने की यूज में नहीं आएगी, लेकिन दुर्बल अम्लों को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, हमारा शरीर उसका पाचन कर सकता है। उसमें आपकी एक होती है एसिटिक अम्ल, वो बहुत ही काम की है। एसिटिक अम्ल क्या होती है? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होती है? आपकी एसिटिक अम्ल CH3COOH।
ये होती है दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल। याद रखना है एसिटिक अम्ल क्या होती है, दुर्बल अम्ल होती है, ठीक है ना। ये फलों के अंदर आपके इनके अंदर पाई जाती है, खाने पीने के जो फल होते हैं उनके अंदर मेनली आपको ये वाली अम्ल मिल जाती है। और आपको प्रबल अम्ल के बारे में पता होना चाहिए। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। प्रबल अम्ल क्या लिखते थे अपन, HCl, आपके H2SO4, HNO3, ये सभी क्या आपके प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार कौन कौन से होते हैं, NaOH, और क्या थे आपके KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये सभी क्या होते हैं आपके प्रबल क्षार होते हैं। और आप दुर्बल क्षार भी लिख सकते हैं। दुर्बल क्षार अपने काम के अंदर मैंने उनको स्किप कर रखा है क्योंकि आपके वो किसी भी एक ही टॉपिक में यूज नहीं हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मैं कम मटेरियल पढ़ाऊं और अच्छा पढ़ाऊं, तो ये कम हो लेकिन अगर वो अच्छा है तो आपके लिए फायदामंद है। मैं बहुत सारा लिखा दूंगा यहाँ पर, सारा जार दूंगा, लेकिन आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो उससे कोई मतलब नहीं। जो काम काम का है तो याद हो सकता है आपको, एग्जाम में जो आता है वही अपन उसी अप्रोच से पढ़ेंगे। एग्जाम के अप्रोच लगाएंगे तो अपने लिए ही अच्छा है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। अब अपन पढ़ेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जो अम्ल व क्षार करते हैं। तो पहले ही अपन पढ़ेंगे कि अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है, वो लवण व हाइड्रोजन गैस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है। अम्ल धातु के साथ में क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। कलर चेंज करूं क्या? देखो व्हाइट है, व्हाइट काफी अच्छा कलर होता है, लेकिन फिर भी मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि अपने पास में दो टिप होती है। दो नहीं आ रही, इसमें दो आनी चाहिए, सिंगल ही आ रही है, टू साइड में। देखो अब आएगा। तो देखते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। पहली क्या है अभिक्रिया आपकी? पहली अभिक्रिया होती है आपकी अम्ल की, मैं इसको मिटाता हूं, कलर अच्छा करता हूं। पहली क्या होती है आपकी? अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया, और अभिक्रिया होने पे क्या होता है ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे ही ये अभिक्रिया संपन्न होती है, इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें लवण व हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ये सीधा याद रखना है। अगर ये याद रहेगा आपको तो ये अभिक्रिया करने में तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है ना। अभी मैं करता हूँ, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिखा है तो एग्जांपल का यूज करूंगा मैं। आपको पता है कंसेप्ट क्या है कि अम्ल ले लेंगे अपन, अम्ल प्लस धातु ले लेंगे कोई भी, और निर्माण किसका हो रहा होगा? जैसे अपनी डेफिनेशन है, निर्माण हो रहा होगा यहाँ पर लवण व जल का, नहीं जल नहीं, जल नहीं, जल नहीं, जल रहेगा दिया मैंने, हाइड्रोजन गैस का। जल का भी होगा लेकिन आगे आने वाली अभिक्रिया में होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस, ये याद रहेगा आपको। अब देखो मैं अम्ल का एग्जाम्पल लेता हूँ, HCl ले लिया मैंने, HCl का। रंग चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, इसमें भी मैं बदल देता हूँ। देख टिक
कर देता हूं मैं ये वाला, जैसे HCl। अभी क्या करवाए अपन, धातु कोई भी ले लो, जैसे मान लो जेडन ले लो, जिंक ले लो, ठीक है। अभी क्या करवाए अपन ने, अपने को पहले से पता होना चाहिए, धातु आ गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, क्या करेंगे अपन, सीधी अभिक्रिया है, इसका मतलब है कि हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही होगी। ये याद नहीं होगा तो आपसे ये अभिक्रिया कभी संपन्न नहीं हो पाएगी। ये हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, हाइड्रोजन अपने पास में एक है, चलो भाई हाइड्रोजन गैस निकल रही, ठीक है। अब क्या क्या बनना है अपने को, बस लवण चाहिए। और लवण कैसे बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दो आई है, हाइड्रोजन गैस अणुओं में होती है, दो हो गई, तो यहाँ पर एक ही है तो हमें इसको दो करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको दो करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा हाइड्रोजन दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया, इसीलिए यहाँ पर ZnCl2 ये आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड एक बहुत अच्छा लवण होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, लवण। आया समझ में आपको। ऐसे ही आप H2SO4 की इन सभी की अभिक्रिया कर सकते हैं और उनको भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं क्षार के। क्षार जब धातुओं से क्रिया करेगा तो क्षार किसका निर्माण करेगा, भाई हमने तो कर दिया लवण और हाइड्रोजन गैस का, तो क्षार किसका करेगा, अरे इसी का करेगा। क्षार जब धातुओं के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, वो लवण और हाइड्रोजन गैस, सेम टू सेम होता है कंसेप्ट, और वो भी लवण बनाएगा, ये भी लवण बनाएगा, ठीक है ना। वापस देखते हैं क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया। शायद मैंने लाइट जो पेज था उसको मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि आपने उतारा ही नहीं होगा। एक बार आप उतार लो उसको, तब तक मैं हट जाता हूं यहां से। अब देखो क्या होता है, जब क्षार अभिक्रिया करता है धातु से तो क्या होगा, उसी का निर्माण होगा। जैसे क्षार ले लिया अपन ने एक और अभिक्रिया कराई धातु से, तो क्या बन रहा होगा यहां पर, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ही इजी है कंसेप्ट भाई, देखो तो बहुत इजी पड़ता है समझने में। अपन लेते एग्जांपल इसका एक क्षार का, क्षार कोई भी याद रखना है तो एक याद रखना है, कौन सा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर भी मैं वही लूंगा, लेकिन कलर चेंज करके लूंगा, NaOH। अभिक्रिया करेंगे धातु से, धातु कोई भी ले लो, जैसे जिंक ले लो, जिंक सबसे अच्छी धातु होती है, अभिक्रिया करने में सबसे अभिक्रिया कर लेती है वो, ठीक है ना। मैंने जिंक लिया, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस बन रही है, पहले ही बाहर निकाल दो इसको। जैसे यहाँ पर H2 बाहर निकला, आपको दिख रहा होगा H यहाँ पर एक ही है, तो हमने को दो करना पड़ेगा, और H को दो करने गए तो यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन अपने आप ही दो हो गए, ये दो हो गए। यहाँ पर लिखो सोडियम को दो कर दो, Na2, और क्या हो गया, Zn आ गया, Zn आएगा, Zn आ गया, और कौन बच गया, ऑक्सीजन बच गया ना, ये भी दो हो गया, तो O2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। और ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, एक लवण होता है, ये एक लवण है, इसको नोट कर लो। अब अपन देखेंगे ये अभिक्रिया जब हो रही होती है, दोनों अभिक्रियाएं, तो उस समय जो हाइड्रोजन गैस बन रही होती है, हमें क्या पता है हाइड्रोजन गैस बन रही है, यहाँ पर हीलियम गैस बन रही है, हमें कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता होता है तो उसे पता करने के लिए साइंस प्रूफ मांगता है हर चीज का, कि हमें प्रूफ दो कि भाई इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो प्रूफ क्या है अपने पास में, प्रूफ के रूप में अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है पोप एक्सपेरिमेंट। बहुत ही काम का है, एग्जाम में हर बार आता है ये वाला पोप एक्सपेरिमेंट। इसमें होता क्या है, इजी पड़ता है समझने में, मैं आपको इमेज से समझाऊंगा आगे। पोप एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन गैस ध्यान रखना, एक कंसेप्ट ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस होती है ज्वलनशील गैस, ये जलती है और ध्वनिया उत्पन्न करती है। जैसे हाइड्रोजन गैस में ब्लास्ट होते हैं, ध्यान रखना, इसमें ब्लास्ट भी होते हैं।
अपन लेते हैं कोई एक अच्छा सा फोटो, तो इसके लिए मेरे पास पहले से मौजूद है। इसको बोलते हैं पॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? पॉप एक्सपेरिमेंट। और इसको आप आराम से देख सकते हो, समझ में आएगा आपको भी। देखना, कलर चेंज करते देखिए इसका अपन, ठीक है। करना कुछ नहीं है पॉप एक्सपेरिमेंट में, आपको वही अभिक्रिया करनी है जो अभी अपन ने करी थी। कौन सी अभिक्रिया? HCl ले लो या कोई अम्ल ले लो। इसमें अपन लेते हैं जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, यहाँ पर लिखा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। करेगा अभिक्रिया किसके साथ में? ये करेगा अभिक्रिया धातु के साथ में, जैरेन के साथ में अभिक्रिया करती। क्या बनाएगा? लवण व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो पहले से, वो लवण कौन सा बनता है दिख जाएगा आपको। H2 है, H2 है, बराबर हो गया। Zn ले लो, ZnSO4 बन जाएगा, बराबर है दोनों तरफ। मिला दो इनकी रसम निकल दिया। इस प्रकार से अगर बराबर है तो बराबर रहेगा, ठीक है ना। अब आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति बतानी है, तो उसके लिए अपन पॉप एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें पहले अपन लेंगे परखड़ी ले ली, उसके अंदर अपन क्या ले लिया? सॉल्यूशन ले लेंगे इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल के सॉल्यूशन के अंदर अपन ने कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए। जिंक समझते हो ना? जिंक का मतलब क्या होता है? जिंक धातु होती है, ठीक है ना। जिंक डाल दिया। जिंक डालने पे क्या हुआ? जिंक के टुकड़े थे, उसने अभिक्रिया शुरू कर दी। अभिक्रिया की फलस्वरूप क्या बन रहा होता है? वहां पर एक लवण बन रहा होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होती है। लवण तो उसकी पहले में जमा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना, वो हीलियम में घूमता रहेगा। और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो यहाँ से बाहर निकलती है, और वो यहाँ से बाहर निकल के अगर क्या करेगी? यहाँ से होती हुई, इस प्रकार से होती हुई यहाँ आएगी। और इस हीलियम के अंदर अब क्या होता है? साबुन का पानी होता है। साबुन का पानी इसलिए लेते हैं अपन क्योंकि साबुन का जो पानी होता है ना, उसमें बुलबुले अच्छे बनते हैं। सरफ डालने के बाद कपड़े धोते हैं ना अपन, ठीक है ना, तो वो जो इसमें बुलबुले बनेंगे और बुलबुले हवा में उड़ने शुरू कर देंगे, तो हम उसके पास में जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। मैंने कहा था हाइड्रोजन गैस अगर यहाँ पर होगी तो वो ब्लास्ट होगी यहाँ पर, और बहुत बारीक बारीक उसके क्या आती है? पटपट की आवाज आती है, आपको फटने की आवाज। जैसे ही आवाज आना शुरू होगी, इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट जो है ना, इसको बोलते हैं पॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और पॉप रिएक्शन में अपन हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का ही पता लगाते हैं। इसको आप चाहो तो देख लो, एक बार नोट कर सकते हो। मैं कर जाता हूं यहाँ से। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? तो अपन ने जो अभिक्रिया पढ़ी तो हमारे कहाँ काम आ रही है? इसमें से कुछ अभिक्रिया पे काम आती है, वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। आपने सुना होगा घरों के अंदर पुरानी जो औरतें होती थी, या घर के अंदर रहने वाली जो अपनी माँ होती है या हमारी बहनें होती है जो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना, तो वो हमें क्या राय देती है कि भाई कभी भी पीतल के या तांबे के बर्तन के अंदर दही नहीं रखना है, ठीक है। तो आपने ये पूछा नहीं मुझसे कि क्यों नहीं रखना है? यही समस्या हो गई, पूछना चाहिए था उसने क्यों नहीं रखना है। रीजन होता है ये वाली रिएक्शन, जब धातु, क्योंकि आपको पता होगा कि दही के अंदर अम्ल होता है। मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था दही में क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल कौन सा होता है? उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल होता है। वो लैक्टिक अम्ल जो दही के अंदर है, क्योंकि दही में अम्ल है तो अम्ल अभिक्रिया करेगा धातु के साथ में, और क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और वो जो लवण बनाएगा वो होता है विषैला लवण। वो लवण क्या होता है? थोड़ा सा विष वाला होता है, मतलब कि आपके लिए टॉक्सिक होता है, तो वो हमारा नुकसान करता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पीतल के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, इनके अंदर हमें दही बनाने के लिए दूध में दही डाल के नहीं छोड़ना चाहिए, या दही को उस पात्र में रख के नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय के बाद में वो अभिक्रिया शुरू कर देता है और विषैले पदार्थों का निर्माण शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, वो एक दिखते हैं बहुत अच्छी चीज है दैनिक जीवन में। उपयोग क्या होता है, बस ध्यान में रखना है। सबसे पहला उपयोग जो है ना इसका वो यही है। पीतल किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक से बनता है, ठीक है ना। पीतल के बर्तन में दही रखने पर अम्ल धातु की अभिक्रिया शुरू हो जाती है। अम्ल व धातु की अभिक्रिया, अम्ल व
धातु के बीच एक अभिक्रिया शुरू हो जाती है, धातु के बीच अभिक्रिया शुरू हो जाती है। और वो अभिक्रिया जब शुरू हो जाती है तो क्या होता है, अभिक्रिया के शुरू होने के बाद में कुछ विषैले, क्यों होती है, क्योंकि दही में क्या होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी कारण कुछ विषैले लवणों का निर्माण होता है, कुछ विषैले लवणों का निर्माण होता है, जो कि हमारे लिए क्या है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। समझ में आ गई मेरी बात? इसको आप नोट डाउन कर लो, एग्जाम में सीधा सवाल आता है। ठीक है, दही को पितल के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे इस प्रकार से हमने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करने से क्या बनता है, लवण व जल बनता है। ठीक है, इसमें बनता है लवण व हाइड्रोजन केस, उसमें बनता है लवण व जल। देखते हैं धातु की नहीं अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। कैसे होती है ये अभिक्रिया, कुछ भी नहीं करना है, आपको लिखना है सबसे पहले इसमें निर्माण किसका होता है, ये आपको डेफिनेशन वाइज लिखवाता हूं मैं। इस अभिक्रिया में सीधा लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में लवण व जल का निर्माण होता है, लवण व जल का निर्माण होता है एवं एक बनती है। क्योंकि ये अम्ल है तो इसमें क्या होगा, एवं क्षारीय प्रकृति का लवण प्राप्त होता है, क्षारीय प्रकृति का लवण मिलता है, का लवण ये सारे प्रकृति क्या होती है भाई, सारे प्रकृति का लवण कैसे हो गया, लवण भी दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, एक होता है अम्लीय प्रकृति का, एक होता है क्षारीय प्रकृति का। तो हमें जो मिल रहा है वो क्षारीय प्रकृति का मिल रहा है, हल्का सा कड़वा मिलता है। ठीक है ना, उसमें क्षार के गुण होते हैं बहुत सारे, फिर भी वो क्या होता है, लवण होता है। तो अपन देखते हैं इसके अंदर अभिक्रिया करवाते हैं। अम्ल ले लो एक, और अम्ल की अभिक्रिया करा किसी भी धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड, क्या मिलेगा हमें, लवण के साथ में क्या मिलेगा हमें, जल। जल को अपन बोलते हैं H2O। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपन, अम्ल लेते हैं अपन, जैसे मान लो HCl लिया मैंने,
सबसे इजी मैंने कहा ना, बार बार काम आएंगे ये वाले, याद कर लो इनको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, धातु ऑक्साइड कौन सा लेते हैं अपन, सीयू, कॉपर ऑक्साइड। क्या लेंगे अपन, कॉपर ऑक्साइड, धातु है कॉपर। अभिक्रिया करवाएंगे अपन, क्या मिलेगा अपने को, सबसे पहले याद रखना है अभिक्रिया में क्या बन रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट उत्पाद H2O, वो हमेशा बनेगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है कि अभिक्रिया कैसे होगी। H यहाँ पर एक था, वहां पर दो हो गया, हमें यहाँ पर दो करना ही पड़ेगा। H को दो करने के चक्कर में हमने Cl को भी दो कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, वहां पर एक ही है, तो Cu यहाँ पर एक है, तो वहां पर भी क्या होगा, Cu एक ही होगा। देखिए Cl कितना हो गया, यहाँ पर दो हो गया, Cl2। कॉपर क्लोराइड क्या होता है ये, कॉपर क्लोराइड। यह क्या होता है, ये होता है आपका क्षारीय प्रकृति का लवण। आगे बात समझ में, बहुत इजी है, इसको नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस टॉपिक को अपन। इसी प्रकार से जब क्षार को हम अभिक्रिया करवाते हैं, किससे, धातु ऑक्साइड से, नहीं, अब अपन क्षार को अभिक्रिया करवाएंगे धातु ऑक्साइड से, तो अपने क्या मिलता है, उसमें भी हमें लवण व जल ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण व जल। लेकिन प्रकृति क्या रहती है इसकी, अम्लीय रहती है लवण की। आगे देखते हैं, क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्या बनाएगा ये, देख लो, क्षार प्लस धातु ऑक्साइड। अब अपन क्या बनेगा इसके अंदर, लवण प्लस जल। और लवण की प्रकृति क्या होती है, ये होती है अम्लीय। अब देखो आगे, क्षार कौन सा लेंगे अपन, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस प्लस धातु ऑक्साइड हमें चाहिए। ऑक्साइड का मतलब उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है ना, धातु नहीं होनी चाहिए। कार्बन ले लेते हैं अपन, CO2 ले लेते हैं, ठीक है, निर्माण करते थे इसमें अपन, इसमें हो जाएगा। कैल्शियम है यहाँ पर, कैल्शियम है Ca, आपको दिख रहा होगा कि लवण बन रहा होगा यहाँ पर, जल, फिर जल निकाल लेते हैं अपने बाहर, ठीक है। H2 हो गया, H2 हो गया, एक O वहां चला जाएगा, CaCO3, CaCO3 बन रहा होगा। देखो कैल्शियम है, कैल्शियम एक है, C कार्बन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो थे, दो यहाँ आ गए, एक और बचा, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ आ गया, यहाँ पर दो ऑक्सीजन डाल रखना, ये दो हो गए, ये दो हो गए, कुल मिला के चार ऑक्सीजन इस तरफ है, इधर चार होने चाहिए, इधर कितना, एक हो गया, एक और तीन, चार, बराबर हो गया। इसको बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये लवण है, ठीक है ना, वजन का निर्माण हो गया, ठीक है ना। ये बहुत इजी एग्जांपल है, कभी एग्जाम आया नहीं, कभी आपको दोबारा तो आप नोट कर लो।
अब अपन पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अंतिम है, धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है अम्ल से, धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है, चलिए अपन लिखते हैं धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। अभिक्रिया है, और उसमें से एक अभिक्रिया से आप एक, इसमें प्रैक्टिकल आता है, एक प्रैक्टिकल तो नहीं है, खैर वो आपके एक्सपेरिमेंट ही पूछते कैसे करते हैं, उसमें उसका पता लगाना होता है बस। इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार से होती है, अम्ल में भी होती है और क्षार में भी होती है। ध्यान रखना, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, इससे कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्षार धातु ऑक्साइड से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, जबकि अम्ल करता है। और जब अम्ल करता है तो निर्माण किसका होता है, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, लवण व जल व कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनती है, ऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जैसे इस अभिक्रिया को मैं करवाता हूँ, धातु ऑक्साइड देता हूँ, धातु कार्बोनेट देता हूँ, धातु कार्बोनेट ठीक है, प्लस क्या लिया मैंने अभी यहां पर, धातु कार्बोनेट की साथ अभिक्रिया, किसकी, अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल ले लो, आगे ले लो, पीछे ले लो, वही बात है। क्या बनेगा यहाँ पर, लवण बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगी। इसको आप नोट डाउन कर लो, बाद में अभिक्रिया देखते हैं एक और। एग्जाम्पल देख लेते हैं, साथ ही साथ देखते हैं एग्जाम्पल। बताओ एग्जाम्पल देखो अपन, धातु कार्बोनेट लेते हैं अपन, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस अम्ल कौन सा लेंगे अपन, HCl। ठीक है, हमने ले लिया अपन ने। आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया में क्या बन रहा होता है, सबसे पहले जल बन रहा होता है H2O प्लस CO2, ये तो बन ही रहा है। अपने को लवण चाहिए, लवण कौन सा बन रहा है ये देखना है बस। आपको देखने को मिल रहा होगा H दो था यहाँ पर, इधर दो चाहिए, इधर दो है नहीं, दो करना पड़ेगा, इसको दो किया Cl दो हो गया, और जो भी Cl आएगा वो दो में आएगा। इधर क्या है, ऑक्सीजन कितना है, दो और एक तीन है, इधर कितना है, तीन है, कंप्लीट है। कार्बन एक है, इधर भी कार्बन कितना है, एक है, कंप्लीट है। अब क्या बच गया अपने पास में, सोडियम बच गया, दो आ गया सोडियम, और क्लोरीन भी अपने पास में क्या है, दो है। तो अपन लिखते हैं दो NaCl, ये क्या बन गया, लवण। ठीक है, इसको उतार लो, ये अपनी अभिक्रिया खत्म है। इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि इसमें ये पूछता है कि सिद्ध करिए कि ये जो CO2 गैस है ना, ये इस अभिक्रिया में निकल रही होती है। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल CO2 गैस निकालता है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। इस प्रकार से अपन उसका देखा था प्रश्न का एग्जाम्पल, सेम टू सेम इसमें भी यही देखेंगे। बस उसके अंदर अपन क्या ले गए थे, जलती हुई मोमबत्ती ले गए थे, क्योंकि वो ज्वलनशील गैस थी। ये कैसी होती है, ये आग को बुझाने का काम करती है। ये क्या होती है, आग को बुझाने का काम करती है, ये आग से विरोध रखती है। इसीलिए जब भी इसके पास में आग जाएगी तो ये आग को बुझा देगी वहां पर। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, देखो बनेगा तो बनाऊंगा, देखिए बनेगा तो नहीं। 3D शेप में भी अपने पास में से कोई भी क्वांटिटी है नहीं, इसको लेते हैं, ये ले लिया, ये भी ले लिया, इसमें अपन एक परत मिल लगा देते हैं। अब मैं बना दूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, ये बन गया।
दिख रहा होगा स्टैंड है ये। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगी होती है, पिस्टन से नली निकल रही होती है यहाँ पर, सीधी करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप दो प्रकार से कर सकते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी देते हैं अपन, उसको फिर अपन दूधिया रंग में देख लेते हैं। तो अगर उसका रंग दूधिया हो गया है तो उसका मतलब उसमें CO2 गैस है, लेकिन वो परीक्षण मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं मानता हूँ उसको। ये इसके अंदर सोल्यूशन देते हैं अपन HCl का, ठीक है ना। उसमें अपन धातु कार्बोनेट डाल देंगे कोई भी। HCl के अंदर कौन सा डालते हैं अपन, जो अभी डाला था अपन ने Na2CO3, ये डाल दिया। क्या डाला था अपन, ये तो डाला था, ये देखो Na2CO3। ये अभिक्रिया यहाँ पर करवाएंगे अपन। अब क्या होगा, जैसे ये अभिक्रिया होगी यहाँ पर CO2 गैस ऊपर जाएगी, जल तो यही रहेगा। इस अभिक्रिया में क्या मिलता है अपने को, इस अभिक्रिया में अपने को मिलता है लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस। मैं CO2 गैस को शुद्ध करना है, मैं यहाँ पर जलती हुई तीली लेके आऊंगा, एक जलती हुई तीली यहाँ पर इसके पास में मैं रख दूंगा। अब देखना क्या होता है, जैसे ही अभिक्रिया शुरू होती है इसमें CO2 गैस बन रही होती है। CO2 गैस को हम इस नली के माध्यम से बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो यहाँ आ रही होती है, इसके पास में तीली ले गए। CO2 गैस अगर है तो क्या होगा, तीली बुझ जाएगी, और CO2 गैस नहीं है तो तीली नहीं बुझेगी। यहाँ पर वही होता है, तीली बुझ जाती है। तीली के बुझने पर क्या होता है, तीली बुझ जाती है, और तीली बुझ जाती है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर CO2 गैस थी, ठीक है। ये बहुत इजी एग्जांपल है, CO2 गैस यहाँ पर बन रही होती है। ये आपका तनु क्या है, तनु लेते हैं अपना। तनु मतलब समझ गए ना, सांद्र तनु कहेगा ना, तो सांद्र तनु का मतलब क्या होता है, तनु बहुत ही कम कंसंट्रेशन वाली आपके HCl। ये आप बना लो, उम्मीद है आपको याद रहेगा। हल्का फुल्का रंग चेंज कर देते हैं, जैसे मीडियम के अंदर ये रंग कर देते हैं अपन, ठीक है। याद रखना है बस, और तो क्या है। एक पिस्टन लगी होती है ऊपर की तरफ आपकी, यहाँ पर कॉर्क बोलते हैं उसे। आज के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे कि थोड़ा बहुत और बच रहा होगा पार्ट में, तो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब कर देना, और कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। आप बस टॉपिक पे क्लियर करो, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे से, ठीक है।